हाँ जी सर। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मज़े में होंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है, पास आ चुके हैं, तो हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं, साथ के साथ एसएफएम का पूरा फॉर्मूला बुक या चार्ट बोले तो वो डाल दिया है। कुछ फॉरेक्स में जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है उसका एक लेक्चर डाल रखा है, तो आप प्लीज़ उन्हें रेफ़र करिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन आएगा। मैं आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। डन। तो अभी आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज, और लास्ट डे रिवीजन है तो आपका फटाफट से करवाने की कोशिश करूँगी। कोई मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और बहुत ही ईजीली आप सारे की सारी चीज़ें जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये कहता है कि ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ असर्शंस। काफ़ी टाइप्स ऑफ असर्शंस होती है, यस, यूज बाय द ऑडिटर to consider the different type of potential misstatement that may occur, briefly explain with examples। तो types of potential misstatements होती है, different types की होती है। तो टाइप्स ऑफ असर्शंस देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ असर्शंस 3 तरह की होती है। एक तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स में होती है, अकाउंट बैलेंस में होती है और क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स में होती है। उसके अंदर वापस 4-5 नाम है, तो वो 4-5 नाम भी आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको सीधा इसके आंसर पर ले चलती हूँ। इसका आंसर है, कहाँ था, ये रहा। ये देखो सर, ये कहता है कि टाइप्स ऑफ असर्शन को हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। ये क्लास, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पर होती है। सर सबसे पहले ऑकरेंस का मतलब होता है, देखो ऑकरेंस का मतलब होता है पैदा होना, ऑकरेंस का मतलब होता है पैदा होना। उसके बाद कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि उसे आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है सर, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सर वो एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अप्रोप्रिएट है। कट ऑफ का मतलब होता है सर आपने करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड लिया है। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट जो होते हैं रिकॉर्ड हुए हैं प्रॉपर्ली। जब मैं आपसे बैलेंस के बारे में बात करती हूँ, एक होता है एग्जिस्टेंस, जहाँ असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी की एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है। राइट एंड ऑब्लिगेशंस जो होता है वो असेट्स एंड लायबिलिटी जो होते हैं, जैसे कि असेट्स पर आप ही का ऑब्लिगेशन है, राइट्स असेट्स पर आप ही का राइट है, आपके ही नाम पर असेट्स रिकॉर्ड है। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि सर जो भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब है प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। और उसके बाद इन सब का मिक्सचर जो है वो यही वापस से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में इन्होंने डाल दिया है। ठीक सर, क्या हुआ ये, हाँ जी। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। देखो सर, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स को क्वेश्चन पूछा है तो आपको बोलना है माइक्रा। माइक्रा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एम का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, माइक्रा। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, माइक्रा। सी का मतलब होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट, माइक्रा। आर का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट और ए का मतलब होता है एक्टिविटी यानी कंट्रोल एक्टिविटीज़। क्लियर इट, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट द ऑडिटर नोटिस मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड विशेज टू कम्युनिकेट दी सेम टू द मैनेजमेंट। ठीक है, उन्हें क्या मिला, वीकनेस मिली इंटरनल कंट्रोल की और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यू आर द रिक्वायर्ड टू, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑडिटर शुड कीप इन अ माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द देखो लेटर ऑफ द वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अगर आप लेटर बना रहे हो वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा ऐसे लगता है। मैम 200 की सीरीज से कोई ऐसे लगता है, तो हमें ये बताओ कौन सा पर्टिकुलर ऐसे लगता है। आप बोलोगे मैम 265 लगता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी 265 ही लगता है क्या, और क्या क्या लिखते हो वो तो अंदर देख लेंगे। सुनो, सबसे पहले लेटर ऑफ वीकनेस के लिए यस सर आपने एकदम सही लिखा, 265 ही लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेटर ऑफ वीकनेस में अगर हम लिखते हैं तो हम अंदर क्या लिखते हैं, क्योंकि नाम लगने से कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो मैटर लिखे जाते हैं उसमें सबसे पहले लिस्ट होती है। देखो समझने की कोशिश करना क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले जो भी डिस्क्रिप्शंस होता है, डेफिशिएंसीज एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, उन सब का डिस्क्रिप्शन होता है। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, दोस्त चार्ज गवर्नेंस और मैनेजमेंट को जो भी हम देते हैं यहाँ पर, तो दो चीज़ें जो होती है वो ये कहता है कि भाई डिस्क्रिप्शन होता है और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है।
है। साथ के साथ वो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं, लिस्ट जहाँ जहाँ हमें एक वीकनेस मिलती है वो पूरी की पूरी लिस्ट हम बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं वीकनेस विद दी कम अटेंशन टू द ऑडिटर्स, दिस द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट एंड एग्जामिन दैट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सो एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट और क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि भाई साहब ये कम जो है, ये कम मतलब कि ये आई है हमारे अटेंशन की वजह से, बाकी हमारा पूरा ध्यान इस पर नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट हमने इस पर हमारे अटेंशन से हमें ये पता लगी है। और जनरली हम उन्हें बताते हैं कि भाई साहब ये जो भी हमें मिला है ना, जो वैल्यूएबल रेफरेंस जो है डॉक्यूमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट फॉर पर्सन रिवाइजिंग द सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और मिनिमाइज़ करनी चाहिए लीगल लाइबिलिटीज़। हम क्या करेंगे, लेटर में ऑल्सो सर्व मिनिमाइज लीगल लाइबिलिटी टू इवेंट मेजर डिफ्लेक्शंस एंड द लॉसेस। तो हम बताएंगे कि किस तरीके से आपकी वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की वजह से आपकी लाइबिलिटी आ सकती है, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ के साथ हम आपको वैल्यूएबल रेफरेंस देते हैं, मिनिमाइज लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं। साथ के साथ मैनेजमेंट को बोलते हैं कि भाई अटेंशन की वजह से पता चल गया काम हमारा नहीं है, और लिस्ट बता देंगे कि ये चीज़ें हैं। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ब्रीफली द फ्लो चार्ट टेक्निक। देखो ये क्वेश्चन पता है मुझे भी नहीं समझ में आता है, मैं आपको क्या समझाऊँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, यू हैव अ चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एज ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड यू वुड लाइक टू लिमिट योर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस टेस्ट। वॉट आर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स यू वुड लाइक टू अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम टू अचीव द सूट ऑफ। देखो अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, तो क्योंकि अकाउंटिंग है ना, तो हम ये देखते हैं कि भाई साहब कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो भी चीज़ें वो ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए, मैनेजमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो कहाँ मिलेगी हमें, देखो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाई बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं क्या होते हैं, कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो, रियल टाइम पे प्रॉपर हो, रिकॉर्ड टाइमली हो, पोस्टेड हो, डिस्क्लोज हो और समराइज हो, ठीक है। तो जनरली transactions record in real time and proper, also CDS, ठीक है, ठीक है सर, प्रॉपर टाइम पे, ठीक है, ठीक। उसके साथ साथ 2-3 पॉइंट और लिख सकते हो, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ इन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर है, तो प्लीज़ आप पूरा आंसर लिखना। इन्होंने पता नहीं आधा दे रखा लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं देता है, ये भी लिखना है आपको। ट्रांजेक्शन ऑथोराइज्ड होने चाहिए, प्रॉपरली रिकॉर्ड होने चाहिए, सेफगार्डिंग होनी चाहिए और रीजनेबल इंटरवल पर चेक करते रहोगे। तो क्या बोला, ऑथोराइज होने चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, सेफगार्डिंग लगी हुई होनी चाहिए और इंटरवल पर चेक करोगे, यानी कि APSR, ठीक है। ऑथोराइज होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, सेफगार्डिंग होनी चाहिए और आर मतलब रीजनेबल इंटरवल पर चेक करोगे, APSR, ठीक है, ठीक है सर। APSR, AP सर याद कर लो, AP सर, बाकी वो तो याद हो ही जाएगा। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। न्यू लाइफ हॉस्पिटल इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विच हैज़ बीन facing a lot of pilferage and trouble regarding their inventory management and control. On investigation into the matter, it was found that person in charge of inventory flow and outflow from the storehouse is also responsible for purchases and maintain inventory records. According to you, which basic system of control has been violated? List out the general conditions pertaining to such systems which need to maintain the check by the management. तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा, लिस्ट डाउन द जनरल कंडीशंस। तो सर जनरल कंडीशंस जो है, जनरल कंडीशंस जो है वो हमें क्या क्या बातें बताता है। देखो सिंपल सा फंडा है, जब मैं आपको जनरल कंडीशंस के बारे में कहूँगी या जनरल चीज़ों के बारे में कहूँगी तो हमें भी समझ में आता है कि जनरल कंडीशन जो होती है कि हमें हमारे यहाँ पर इतने तरह के कंट्रोल्स को तो रखना ही पड़ेगा, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो अब रुको, किधर गया आंसर, यस सर। देखो क्या कहता है, जनरल बेसिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमें क्या बताता है, ये कहता है कि भाई साहब नो पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल
ओवर एनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। सबका सबरा कंट्रोल अगर एक के पास होगा तो ऑब्वियसली वो मिसयूज़ करेगा। स्टाफ ड्यूटीज़ जो होनी चाहिए वो रोटेट होनी चाहिए। एवरी मेंबर को क्या किया जाना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए कि एटलीस्ट साल में एक बार आप छुट्टी लेकर अपने घर जाइए, ठीक है। फिजिकल कस्टडी और रिकॉर्ड्स दोनों एक पर्सन के पास नहीं रखे होने चाहिए। अकाउंटिंग कंट्रोल्स लगे हुए जाने चाहिए क्लास ऑफ एसेट्स के बारे में। फिर मैकेनिकल डिवाइसेस लगे हुए जाने चाहिए बजटरी कंट्रोल्स के बारे में, इन्वेंटरी टेकिंग, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड अदर रिटर्न पीरियडिकल वेरिफिकेशंस, ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पता है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ सर। ये 7 पता है कंप्यूटेशन के बारे में बात करता है, ओवरऑल रिस्क के बारे में। देखो रोमम इंटू डिटेक्शन रिस्क अगर मिल जाए ना तो आप लोग इसे निकाल सकते हो ऑडिट रिस्क। और रोमम का मतलब पता है क्या होता है, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। तो यहाँ पर दे रखा है कि 40% चांस से बिल प्रोवाइडेड वुड बी डिफ्लेक्टेड, तो 40% चांसेस है रिस्क होने के। प्रिवेंट करने के चांसेस है 75% प्रिवेंट हो जाएंगे, तो सर कितने बचेंगे। इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट सच डिफ्लेक्शन 75, तो ऑब्वियसली 25% ही बचेंगे। और उसमें भी इन्होंने बोल रखा है कि फ्रॉड एंड एरर जो होगा गिवन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर एक्सटेंड 60%, तो सर 60% की फ्रॉड एंड एरर हो सकती है। तो हम कितना प्रिवेंट कर लेंगे, तो प्रिवेंटिव आगे डिटेक्टिव आ जाएगा, तो आपको आराम से आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, ये पूरा फॉर्मूला और ये सब कुछ लगा दिया आपने। फिर आपने बोला कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब कंट्रोल रिस्क जो है अभी भी है, क्योंकि पूरा तरीके से अपन नहीं कर पाया उसको। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी आया कितना आया 10% आया। उसके बाद आपने बोला भाई साहब इस 10 पे 40% और लगा दें, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क भी तो है, डिटेक्ट करने का 40% का काम है, तो 4% टोटल रिस्क आती है ऑल ओके। बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन था। ST Limited is growing company and currently engaged in the business of manufacturing of tiles. The company is planning to expand and diversify its operations. The management has increased the focus on the internal control to ensure better governance. The management has discussed that the inventory auditors to ensure that the steps requiring the taken so that the statutory auditor is risk based and focus on areas and greater risk and achievements of the company's objective. Please advise the management and the auditor on the step that should be taken of the same. सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये चाहता है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को एक्सपांड करने की, अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की। कोई बात नहीं, करो, क्या दिक्कत है, लेकिन मैनेजमेंट डिस्कस करना चाहता है स्टेचुटरी ऑडिटर से, इंश्योर करो स्टेप रिक्वायरमेंट टू बी टेकन सो दैट द स्टेचुटरी ऑडिटर इज रिस्क बेस्ड एंड फोकस ऑन द एरिया ग्रेटेस्ट रिस्क। सर बोला गया स्टेचुटरी ऑडिटर को कि भाई साहब हम अपने आप को एक्सपांड करने के बारे में सोच लें, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बहुत अच्छे से क्या करोगे, चेकिंग करोगे, तुम अपने बहुत अच्छे से चेकिंग करो। प्लीज़ एडवाइस मैनेजमेंट एंड ऑडिटर टू स्टेप्स टेकन टू द सेम। तो सर बहुत अच्छे से ऑडिट करने के लिए कह रहा है, तो मुझे बताओ ऑडिट करने के लिए बहुत अच्छे से क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा, क्या पूरा दिन वही किताबों में बैठा रहेगा क्या, कैसे अच्छे से करेगा। तो हमें यही बताना है कि भाई साहब वो किस तरीके से अच्छे से करेगा। तो सुनिएगा सर 2.2 पर आओ। 2.2 यस सर। सुनो कैसे अच्छे से करेगा, तो भाई हमें पता है एज ए ऑडिटर हमारा काम है रिस्क बेस्ड ऑडिट करना। हम जितना कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे, सही इकट्ठा करेंगे, रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे और बहुत अच्छे से चेकिंग करेंगे। डोंट वेरी, हमारे 3 की स्टेप्स हमें यही कहते हैं, असेस करना, डिज़ाइन करना और इशू करना रिपोर्ट। असेस करना, डिज़ाइन करना, रिपोर्ट इशू करना, यानी कि असेस करना, रिस्पॉन्ड करना और रिपोर्ट करना, यही हमारे काम है। हम जनरली क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट फेज़ में हम लोग क्या करते हैं, हम जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं भाई साहब, इन्होंने बोला है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लाइंट से एक्सेप्टेंस करते हैं 210 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये लिखोगे एग्जाम में। फिर हम पता है 210 के अकॉर्डिंग, नहीं 300 के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं सर। फिर हमारी 300 के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। फिर पता है 315 लगा के हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं इन्वायरमेंट की। फिर पता है ये कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, IC के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर 315 के बारे में वापस अंडरस्टैंडिंग लेकर रोमम को चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मटेरियलिटी वीकनेस सर 320 लगाकर हम 320 में काम करते हैं। तो देख लो हम क्या क्या काम करते हैं, इंगेजमेंट लेटर लेते 300, 315, 320 सब में काम करते हैं। ये सब आपको बताना पड़ेगा। डन 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 डन। नाउ आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, वाई कंपनी लिमिटेड इज अ 5 एंटरटेनमेंट सेंटर्स टू प्रोवाइड द recreational facility for public especially for children and youngster at 5 different locations in the
Peripherals of 200 kilometers collections are made in cash specify that adequate system for the collection of money। सर हम कैश में काम करते हैं। सर बताओ आप क्या एडिकेट सिस्टम लगाओगे अगर हम कैश में काम करते हैं। कलेक्शन ऑफ मनी को लेकर उन्होंने एडिकेट सिस्टम के बारे में बोला, तो हमने बोला भाई साहब कैश रिकनसाइल होना चाहिए किसी एक के पास इस तरीके का। तो कंट्रोल क्या होता है कैश के ऊपर, कंट्रोलिंग जो है वो बोलता है कि भाई साहब टिकट कैसे प्रिंट हो रहे, टिकट कैसे सेल हो रहे, डेली कैश का रिकनसाइल करो, डेली बैंक करो। ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो फिर एडवांस बुकिंग क्या हो रही है, डिस्काउंट क्या दे रहे हो, सप्राइज चेकिंग क्या हो रही है, दैट इज़ ऑल टिकट। तो ध्यान रखना टिकट कैसे प्रिंट होते हैं, टिकट पर क्या टैक्स लगता है, कैसे सेल होती है, कैसे रिकनसाइल होता है, कैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू डेली रिकनसाइल करते हो, कैसे इंटरेस्ट टिकट लेते हो, एडवांस बुकिंग होती है क्या, डिस्काउंट कैसे देते हो, सरप्राइज चेकिंग कर लो कि भाई साहब वो लोग काम कैसे कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल ओके, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट रेज अबाउट द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ द पब्लिक हु क्रिएट एडमिनिस्ट्रेट एंड मॉनिटर एक्सप्लेन। देखो सर इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट क्रिएट इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द बिजनेस। बताओ हु क्रिएट एडमिनिस्टर एंड मोनिटर। तो बताओ अगर जब इंटरनल कंट्रोल क्रिएट नहीं करता है तो कौन ऐसा बंदा है जो क्रिएट करता है। तो इन्होंने कहना है, इनका कहना है कि 200 इनका कहना है 9-10 इनका कहना है कम्युनिकेशन से इंटीग्रिटी ऑफ फोर्स। पता है ये इन्होंने कंट्रोल इन्वायरमेंट से उठा के पूरा का पूरा डाल दिया है ना, ऐसा लगता है। 4.1 ये देखो सर एक्चुअली ये क्या है ना, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स है, ठीक है। उसमें आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, पढ़ा था ना। उस कंट्रोल इन्वायरमेंट से इन्होंने डाल दिया कि कंट्रोल इन्वायरमेंट कहता है कि भाई साहब आप इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ मेंटेन करोगे, उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। कमिटमेंट्स एंड कॉम्पिटेंस रखोगे, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, TCWG को रिपोर्ट करोगे, फिलोसॉफी मेंटेन करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसी के बारे में इन्होंने बार बार बोल के हमें बताया है। दैट इज़ ओके नाउ, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ मार्क इट कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में पूछ रहा है तो कहीं आप उस चैप्टर से ना लिख के आ जाओ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल IT वाले चैप्टर से। अगर IT वाले चैप्टर से लिख के आके तो गलत कर बैठोगे। यहाँ पर इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, हु क्रिएट एडमिनिस्टर मॉनिटर करता है। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, जहाँ हम फोकस कर रहे हैं कि भाई साहब TCWG को इन्फॉर्म करना, कॉम्पिटेंस रखना, इंटीग्रिटी और वैल्यूज़ को मेंटेन करना, फिलोसॉफी रखना मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें। यू एज ए एंगेजमेंट इन सिंकिंग एडवाइस दैट यू एज ए एंगेजमेंट पार्टनर रिगार्डिंग स्टेप टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सर बताओ सर एंगेजमेंट पार्टनर किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले रिस्क को असेस करना, अंडरस्टैंडिंग करना, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को देखना, टेस्टिंग फेज को देखना, कैट को देखना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11 का 1.3 पेरा। आ जाओ सर आ जाओ 1.3 पे आ जाओ। वेयर इज़ 1.3 1.3 यस सर ये रहा, ये देखो असेस करना, डिटरमाइन करना, डॉक्यूमेंट करना, असर्शंस चेक करना, डिग्री आइडेंटिफाई करना, मेंटेन करना डॉक्यूमेंट्स को, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्क के इनहेरेंट लिमिटेशन से हाई वैल्यू इन्वेंटरी, ऑल दी थिंग्स। ठीक सर ठीक सर ठीक सर। नाउ 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 क्वेश्चन सर 12 पे आ जाओ। ये कहता है BSF लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग लेदर गुड्स। You are the internal auditor of company for the year 1920. In order of review the internal control of the sale department of company, you visited the department and noticed the work division as follows. इस तरीके का काम होता है सर। ऑफिसर was handling the sale ledger and cash ledger. Sale ledger भी वही रखता है, cash ledger भी वही रखता है. Another officials handling the dispatch of goods and issuance of delivery channel. One of the officers has the handle customers and debtors and issue the receipts. And the internal auditor you are required to briefly discuss the general conditions to be। तो हमने बोला भाई साहब किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए ना पावर्स, किसी एक के पास सारी की सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। इन द गिवन केस हम बोलेंगे कि भाई साहब इन द गिवन सिनेरियो नॉट अ प्रॉपर। इस तरीके से आप सब काम इसी एक को देकर ये गलत कर रहे हो। जनरल कंडीशन 4.5 पर मैंने आपको पढ़ाई है, फिर भी मैं आपको लेकर चलती हूँ, एक बार फिर पढ़ लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं है। 4.5 कहाँ है सर? 4.5 यही है ना। ये देखो सर ये जनरल कंडीशंस में वो क्वेश्चन उठाते हैं। नो सिंगल कंट्रोल ड्यूटीज़ और ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनो, जो मैं आपको बता रही थी ना वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एम पर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल आता है, उसमें ही यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम है। तो कभी यहाँ से उसका आंसर मत लिख के आना। यहाँ पर लिखा हुआ इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंट सिस्टम इंटरनल चेक डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है।
देन जनरल कंडीशंस के बारे में बता रखा है, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट का अलग से दे रखा है। ओके, सो वो मैं करेक्ट कर दूँ, चलो करेक्ट करवा दूँ। मेरे को लगा आईटी वाला है, पर आईटी वाला नहीं है। कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है सर, कहाँ लिखा था? इफ़ेक्टिवनेस, हाँ सर, ये देखो ये इरेजर लिया मैंने, हटाया, क्योंकि ये इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी इसी चैप्टर का है, ठीक है। ये सारे इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट से निकले हुए क्वेश्चन है, ठीक है। डन, ठीक सर। और कुछ चाहिए? नहीं सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। डन, इतना हमने कर लिया, हमारा हो गया डन, ठीक है। थैंक यू सो मच।